जी CFAP 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 34। आज के लेक्चर में जो हमने स्टैंडर्ड कवर करना है वो IS 720, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले क्या भला 701 के क्वेश्चंस पढ़ के आए हैं ना आप? चलिए पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IS 701 किस चीज़ से रिलेट कर रहा है? 701 की ऑडिट मैटर से। रिक्वायरमेंट सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ा कह रहा है एडवाइज द कंसर्न पार्टनर्स मैनेजर्स विद रिस्पेक्ट टू द अबव मैटर्स। पार्टनर मैनेजर को बताया एडवाइस कीजिए उन मैटर्स के बारे में जो कि हमें कुछ नहीं पता, रिक्वायरमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही किस टॉपिक का क्वेश्चन होगा, किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा। तो इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं से स्टार्ट से कह रहा है यू आर ए पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एनुअल ऑडिट्स ऑफ वेरियस क्लाइंट्स आर एट फाइनलाइजेशन स्टेज एंड सिंस दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट IS is related to key audit matter is to be applied. Several issues have been referred to you for guidance. These include, इसमें वर्ड की ऑडिट मैटर, ये हमारा क्रिटिकल वर्ड है जो इंडिकेशन दे रहा है हमें कि किस स्टैंडर्ड से रिलेट कर रहा है 701 से। An adverse report is being issued in case of Munir Limited. The draft report also contains certain matters as key audit matter. Adverse opinion के साथ रिपोर्ट इशू कर रहा है और फिर की ऑडिट मैटर भी दे रहा है। एडवर्स ओपिनियन में तो की ऑडिट मैटर नहीं आता ना, आ सकता है लेकिन उससे रिलेटेड नहीं आ सकता, डिफरेंट होगा वो मैटर। कौन सा केस है जिसमें की ऑडिट मैटर सेक्शन बोर्ड में इंक्लूड नहीं करते? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, शाबाश। तो एडवर्स ओपिनियन के केस में तो आ सकता है की ऑडिट मैटर, ठीक है। हाँ, एक काम हमने करना है कि जो की ऑडिट मैटर है इसमें जो उसके अपने जिनको की ऑडिट मैटर के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है वो तो इंक्लूड करेंगे। हमने उस इशू के ऊपर भी उसकी तरफ रेफरेंस देना है की ऑडिट मैटर में। हाँ, इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, क्योंकि जाहिर है जिस चीज़ की वजह से एडवर्स ओपिनियन आ रहा है वो भी तो की ऑडिट मैटर है, लेकिन उसको मेंशन हमने की ऑडिट मैटर सेक्शन में नहीं करना क्योंकि वो अहम क्रिटिकल है, उसको प्रोमिनेंट करने के लिए। और वैसे भी 705 की रिक्वायरमेंट है, उसको हमने बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में मेंशन करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले वाले इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय ये कि हमने उसको रेफर कर देना। जी सर, एडवर्स ओपिनियन में जो हम मेंशन करेंगे इशू, उसके अलावा अगर कोई इशू हमारे पास निकलेगा, की मैटर निकलेगा, उसको हम की ऑडिट मैटर में शामिल करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। एडवर्स ओपिनियन जिस इशू के ऊपर दिया जा रहा है उस इशू के अलावा अगर कोई मैटर की ऑडिट मैटर है तो हम की ऑडिट मैटर में उसको डिस्क्राइब करेंगे, उस अदर इशू को डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन जिस इशू की वजह से एडवर्स ओपिनियन दिया जा रहा है, चूंकि ये भी मोस्ट सिग्निफिकेंट है, बाय डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था की ऑडिट मैटर होता है, तो की ऑडिट मैटर में इसको डिस्क्राइब तो नहीं किया जाता क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में, लेकिन की ऑडिट मैटर में इसको रेफर किया जाता है। रेफर समझते हैं ना, बताया था ना, इन एडिशन टू मैटर। एक क्लियर? सर, इसमें दोनों बातें लिखेंगे कि अगर इसके अलावा कोई है तो उसको हम मेंशन कर देंगे, अगर कोई भी नहीं है तो देयर आर नो मैटर। नहीं, इसमें दोनों बातें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है कि अदर की ऑडिट मैटर्स हैं। एन एडवर्स रिपोर्ट बीइंग इशूड, द ड्राफ्ट रिपोर्ट आल्सो कंटेन्स सर्टेन मैटर्स एज की ऑडिट मैटर्स। तो इसका मतलब है कुछ दूसरे मैटर्स भी मौजूद है। ए ओके। बी, यहाँ पे ड्राफ्टिंग नहीं कर, क्या रिक्वायरमेंट में देखें क्या ड्राफ्टिंग करने के लिए कह रहा है? हमने यही बताना है, इसके ऊपर कमेंट करना है। एडवाइस करने का मतलब कमेंट करना है कि सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। अगर गलत कर रहा है तो सही क्या होगा? तो पहले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडवर्स रिपोर्ट हो की ऑडिट मैटर सेक्शन आ सकता है, बस ये लिखना। B. A qualified report has been drafted by the audit manager of Nadir Limited as the company has failed to make adequate provision of contingency. The details of qualification are mentioned in the key audit matter section. जी बताइए, सही किया क्या उसने? गलत किया? सही क्या करना चाहिए था कि इसको बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में इस मैटर को डिस्कस होना चाहिए था और की ऑडिट मैटर सेक्शन में इसको रेफर करना चाहिए था, डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए था लेकिन इसको रेफर करना चाहिए था। बी क्लियर? सी, द की ऑडिट मैटर सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ज़ियाद लिमिटेड इंक्लूड्स डिटेल ऑफ की ऑडिट मैटर्स ऑफ ओनली द करंट पीरियड। However, the opinion has been expressed on current as well as prior year.
सही है करंट पीरियड पे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है 7-10 में दोनों पीरियड के ऊपर ओपिनियन देते हैं, लेकिन कह रहा है की एडेड मैटर तो मैंने सिर्फ करंट पीरियड का डाला है। सही किया, हाँ जी, स्टैंडर्ड कहता है आप सिर्फ करंट पीरियड का ही की एडेड मैटर डाल देंगे। डी, एट वन ऑफ द लिस्टेड क्लाइंट्स इन्वेस्टिगेशन बाय गवर्नमेंट एजेंसी अगेंस्ट सम ऑफ इट्स स्टाफ मेंबर्स is in progress. Due to sensitivity of the matter, the management has requested you to not to include such information in the key added matter section. मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट की है कि इशू सेंसिटिव है, इसे की एडेड मैटर में इंक्लूड ना कीजिए। इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? थोड़ा सा डिस्क्लोजर देंगे, देखेंगे अगर वो उसका नुकसान वो काउंटिंग की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा डिस्क्लोजर देना। अगर उसको यहाँ पे थोड़ा सा की एडेड मैटर की कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ तो की एडेड मैटर इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? तो बताइए फिर। नहीं करेंगे, लेकिन किस बेस में नहीं करेंगे? बेस बताइए, किस बेस? जी, सेंसिटिविटी नहीं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है कि अगर नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा है पॉजिटिव से, यानी जिसे कहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट जो बेनिफिट है डिस्क्लोजर का वो ज्यादा है और एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, सॉरी उलट, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा हैं और पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट कम होगा, इस सिचुएशन में हम की एडेड मैटर में सेक्शन को इंक्लूड, इस मैटर को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर हुई है बात? चलिए, ए बी सी डी चारों क्लियर है? सर सी जी। में अगर जो हमारी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जी जी, उसमें अगर की और मैटर रेलेवेंट है करंट ईयर से तब तो आ सकता है ना, ये भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई मैटर पिछले साल का था और वो इस साल के लिए भी मोस्ट सिग्निफिकेंट है, वो आ सकता है, बिल्कुल वो आ सकता है, लेकिन वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा? करंट पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और करंट पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहा है कि मैंने इंक्लूड कर दिए सारे, तो सी में मजीद कोई प्रीवियस ईयर को रेफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुई बात? यानी जब वो कहता है कि जी प्रीवियस, इस साल हमने करंट पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो की एडेड मैटर है सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई मैटर पिछले साल भी की एडेड मैटर था वो इस साल के लिए भी मोस्ट सिग्निफिकेंट है और की एडेड मैटर है, उसको इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं? इस साल करना चाहिए। तो क्या इसका ये मतलब है रिक्वायरमेंट की वायलेशन हो गई कि पिछले साल वाला की एडेड मैटर आ गया? नहीं नहीं भाई, वो इस वजह से आया कि वो इस साल के लिए भी मोस्ट सिग्निफिकेंट था। क्लियर? ए में हमने क्या सीखा? एडवर्स ओपिनियन हो फिर भी की एडेड मैटर आ सकता है। बी में क्या सीखा? क्वालिफाइड ओपिनियन है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में डिस्कशन होगी और की एडेड मैटर में उसका सिर्फ रेफरेंस जाएगा, उसको डिस्क्राइब नहीं करना। सी में क्या सीखा? की एडेड मैटर सिर्फ करंट पीरियड के इंक्लूड करने हैं, प्रीवियस पीरियड के नहीं, चाहे ओपिनियन दोनों पे दिया जा रहा हो। डी में क्या सीखा? अगर डिस्क्लोज करने से पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट कम है, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है, तो एक मैटर जो डिसाइड कर चुके हैं हम की एडेड मैटर, उसे भी ओमिट किया जा सकता है। चारों चीजें क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। की एडेड मैटर के पास रुपए के क्वेश्चन नहीं है? 720 क्वेश्चन है, इसका स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड है क्वेश्चन नहीं है। पास कीजिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट सबसे पहले कह रहा है ड्राफ्ट द की एडेड मैटर। ड्राफ्ट इसका मतलब क्या हुआ? अब हाँ, हमसे ड्राफ्टिंग करवा रहा है। Draft the key added matter section to be included in the audit report of RL relating to the above matters. You may assume necessary details where required. कह रहे हैं necessary details आप assume कर सकते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मैटर्स दिए, इसका मतलब हर एक का ऑन एवरेज 5 मार्क्स होंगे इसके। You have recently completed the audit of financial statements of Rose Limited RL, a listed company, having a net profit of rupees 1500 million. You have identified following matters which will be reported as key added matters in the audit report. अब देखिए, उसने चूंकि डिसाइड कर लिया, डिसीजन हमें अपना दे दिया है कि ये मैटर्स हैं जो की एडेड मैटर के तौर पे रिपोर्ट होंगे, हमने इसमें फर्दर अपनी तरफ से कोई जजमेंट अप्लाई नहीं करनी कि ये तो की एडेड मैटर में नहीं होना चाहिए था। उसने डिसीजन कर लिया सो कर लिया, हमने उसके डिसीजन को चैलेंज नहीं करना। अब जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। यानी ये तीनों मैटर्स की एडेड मैटर होंगे, इनके की एडेड मैटर होने या ना होने पर डिस्कशन नहीं करनी, इनकी ड्राफ्टिंग के ऊपर आना है।
पहला, RL has pending litigation, pending tax litigation in which tax department has raised demand aggregating rupees 175 million. The demand has been challenged by RL and the decision in respect of this matter is currently pending. The amount is disclosed as contingent liability in the financial statement. सिचुएशन समझ आ गई? और हमें वैसे भी पता है, कमेंट करना नहीं है हमने, लेकिन हमें पता है कि टैक्स कंटीजेंसीज के ऊपर की ऑडिट मैटर आ सकता है जी। अच्छा बताइए, जब हमने ड्राफ्टिंग करनी है तो लाइन लगा के लेफ्ट राइट दो टेबल, ऊपर क्या लिखेंगे सबसे पहले? की ऑडिट। अच्छा, की ऑडिट मैटर सेक्शन पूरा लिखना है? हाँ ठीक है, सबसे ऊपर की ऑडिट मैटर, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद सब हेडिंग। जरा सब हेडिंग तो बताइए इसकी क्या देंगे? टैक्स कंटीजेंसीज। चले, टैक्स कंटीजेंसीज की हेडिंग दे दी, फिर इसके बाद नीचे क्या लिखना है? रेफरेंस। अच्छा, रेफरेंस लिखना क्यों जरूरी होता है? ताकि जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यूजर को नोट से मिल सके। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन हम उसे अपने की ऑडिट मैटर सेक्शन में ना दे रहे हो, बल्कि सिर्फ रेफरेंस दे रहे हैं और बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको, बाकी की इंफॉर्मेशन वो नोट्स में जाके पढ़ ले। इसमें हमारी भी आसानी है कि ऑडिट मैटर सेक्शन बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। और अगर आपको लगे कि कुछ इंफॉर्मेशन नोट्स में इंक्लूड होनी चाहिए और मैनेजमेंट ने नहीं इंक्लूड की, तो वो की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर ले? नहीं, तो क्या करेंगे फिर? मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको नोट्स में शामिल करें। शाबाश। चलिए, अब यहाँ पे मुझे बताइए, पहली लाइन क्या लिखेंगे आप? रेफर टू नोट नंबर इतना इन द अकाउंट्स विच डिस्क्राइब दिस मैटर, वी हैव डिटरमिन दिस मैटर टू बी की ऑडिट मैटर। जस्टिफिकेशन क्या है? एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स इन्वॉल्व्ड। इन्होंने कहा एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स, सही कह रहे हैं? एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स इन्वॉल्व्ड सही नहीं कह रहे, इसमें एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है टैक्स लिटिगेशन में। टैक्स लायबिलिटी की असेसमेंट में कंटिजेंसी या एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं कि नहीं? भाई हमने जो रीजंस पढ़ी है वो अन्य बात थोड़ी ठोक देनी है, उनको देखना है कि भाई वो इन्वॉल्व होती है कि नहीं। मैंने कल बताया था ये कि ये ना एडिशन टू फिक्स एसेट में आप उसको डाल दें, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। बताइए भाई, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व, जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं कि नहीं इस एरिया में? हाँ, तो इसका मतलब है इशू इसी अमाउंट का है ना, तो टैक्स डिपार्टमेंट ने बिल्कुल रेज किया। इसका मतलब है इस इशू की जब हम इम्प्लीकेशन देखेंगे, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, तो इसी अमाउंट को सामने रख के देखेंगे ना। एस्टिमेट्स जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं कि नहीं? हाँ, कंटीजेंसी होती है, इन्वॉल्व हैं, लेकिन स्टिल इनकी एक्सप्लेनेशन, ये इनकी जस्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं है। क्यों? कोर्ट का नहीं, वो तो डिसीजन पेंडिंग है, इसी वजह से तो हमने उसे कहा कि एस्टिमेट जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं, वरना तो हम ये थोड़ी, अगर ऑर्डर आ चुका होता तो फिर तो जजमेंट्स एस्टिमेशन की बात ही ना रहती कोई। मटेरियल अमाउंट, अमाउंट की फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस पे भी तो कमेंट करना है, उसकी बेस पे भी देखें सिग्निफिकेंट है कि नहीं, मटीरियलिटी लेवल से ज्यादा ना। तो इसमें दोनों चीजें मेंशन होनी चाहिए, अमाउंट भी और एस्टिमेट जजमेंट। एग्री करते हैं? ये तो हो गया हमारा लेफ्ट वाला कॉलम, हेडिंग दे दी, नोट्स का रेफरेंस दे दिया और बेसिस बता दिए किस बेस के ऊपर हमने की ऑडिट मैट्रिक्स को डिसाइड किया। अब राइट वाले कॉलम की तरफ आते हैं, जिसमें क्या होते हैं? प्रोसीजर, हाउ द मैटर वाज एड्रेस्ड। हमें कम अज कम कितने प्रोसीजर लिखने चाहिए? 3, एक आधा एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। बताइए पहला प्रोसीजर। लॉयर, ये लॉयर की बजाय टैक्स कंसल्टेंट कहना ज्यादा मुनासिब है, ये टैक्स का इशू है। क्या करेंगे टैक्स कंसल्टेंट को? चलिए आप बता दीजिए क्या रिक्वायर करेंगे? कौन से वाले टैक्स कंसल्ट, अपने वाले फर्म के या के क्लाइंट के? क्लाइंट का कि अपना?
हाँ, क्लाइंट का जो टैक्स कंसल्टेंट है उससे भी इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह जो क्लाइंट की हो रही है, जो उसका ओपिनियन है उसको इंस्पेक्ट करेंगे या उसको कंफर्म भी करवा सकते हैं इस केस के बारे में उसका पॉइंट ऑफ व्यू, और अपने इंटरनल जो टैक्स कंसल्टेंट है उससे भी इसको डिस्कस करेंगे। और एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर ली हमने इंटरनल से। ये मैटर तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, तो मीटिंग की अगर ज़रूरत है तो वो भी कर सकते हैं। मीटिंग की ज़रूरत है, आप वो IAS उधर पहुंच गए IAS 501 में, वो कहता है मीटिंग अगर करना चाहें लॉयर से कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये केस लिटिगेशन टैक्स ठीक है लिख सकते हैं। क्या हम इसकी कैलकुलेशन को चेक करना चाहिए कि नो सर, 175 को भी हम कैसे कैलकुलेट करें? ठीक है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली कोई स्टेटस चेक कर लेंगे, अगर डिसीजन हुआ उसको कॉन्फार कर लेंगे। 4 प्रोसीजर काफ़ी हो गए, इंटरनल, एक्सटर्नल, एडिक्वेसी और डिस्क्लोजर और सब्सिक्वेंट डिसीजन। क्लियर? आगे चलते हैं। सेकंड में RL मेक सिग्निफिकेंट परचेजेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज एंड आल्सो इनकर सिग्निफिकेंट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस थ्रू रिलेटेड पार्टीज। These transactions are properly disclosed as related party transaction in the financial statements. ये ट्रांजैक्शन प्रॉपरली डिस्क्लोज हुई है रिलेटेड पार्टी के तौर पे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमारा सिग्निफिकेंट मैटर हो सकती हैं, हो सकते हैं। चलिए ठीक है, क्वालिटेड। अच्छा मुझे बताइए इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, सब हेडिंग दे दी, उसके बाद नोट्स का रेफरेंस दे दिया। जस्ट बेसिस क्या होगी आपकी, हाई रिस्क। क्यों? हाँ, कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसी है कि इनमें रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ज़्यादा होता है, प्लस वो क्वेश्चन में कहीं अमाउंट्स के ऊपर भी कमेंट कर रहा है। सिग्निफिकेंट परचेजेज, सिग्निफिकेंट परचेजेज तो अमाउंट वाइज भी सिग्निफिकेंट होगी ना, ठीक है, तो अमाउंट की बेस पे भी और रिस्क की बेस पे भी। क्लियर? प्रोसीजर क्या लिखेंगे, ये कैसे चेक करेंगे कि आमनत बेसिस पे हुई है कि नहीं? रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन का एग्रीमेंट इंस्पेक्ट करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन को कंपेयर करेंगे एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ट्रांजैक्शन, और एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, अप्रूवल देखेंगे, चेक करेंगे, शाबाश। और रिकैलकुलेट, एक मिनट आ रहे हैं, क्या चीज़ रिकैलकुलेट करेंगे? जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सारी रिकैलकुलेट करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, ठीक है, मैं इसके ऊपर एक कमेंट करना चाहता हूँ। असल में जो हमने IAS से पढ़ा है 550, उसके प्रोसीजर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें वो कंट्रोल्स की भी बात कर रहा है। कंट्रोल्स की बात नहीं की आपने, ठीक है, कि कंट्रोल्स को इंस्पेक्ट करेंगे। इन्होंने कहा कि सर जो ट्रांजैक्शंस है रिलेटेड पार्टी के साथ उन ट्रांजैक्शन को रिकैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन मेरा सिंपल आपसे ये है, क्या ऑडिट रिपोर्ट में इतना डिटेल लेवल का प्रोसीजर की ऑडिट मैटर में हमें मेंशन करना चाहिए कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को रिकैलकुलेट करना है? ठीक है, सिग्निफिकेंट, आप यूं कह लें सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके हमने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को कॉन्ट्रैक्ट के साथ मेंशन किया। ये बात समझ आती है कि ये एक बड़ा आपने स्टेप प्रोसीजर परफॉर्म किया। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की एक्यूरेसी को चेक करना, वो यहाँ पे रिस्क नहीं है, वो ज़्यादा डिटेल लेवल है। ठीक है, तो हमने ड्राफ्ट प्रोसीजर को रिकमेंड करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सिग्निफिकेंट प्रोसीजर, ऑल प्रोसीजर नहीं, सिग्निफिकेंट प्रोसीजर मेंशन करने हैं हमने। हाँ, एग्जाम में अगर हमारे जहन में कोई और सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे, फिर आप ये लिख सकते हैं इस तरह के प्रोसीजर, लेकिन नॉर्मली ये जो रूटीन नेचर के प्रोसीजर होते हैं इनको हम मेंशन नहीं करते। समझ आ रही है रूटीन नेचर के प्रोसीजर? थर्ड, RL has decided to sell a manufacturing facility located in Faisalabad having a carry value of ₹300 million and would replace it with another facility in Gujranwala. The manufacturing facility has been classified as a non-current asset held for sale. जी, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी कोई, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यही होता ना, फैक्ट्री थी कोई, अब उसको डिस्पोज कर दिया, हेल्ड फॉर सेल। ये तो हम रिस्क असेसमेंट में भी पढ़ते आए हैं। पहले बताइए हेडिंग क्या देंगे, सॉरी सब हेडिंग क्या देंगे? नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, शाबाश। और इसके बाद फिर नोट्स को रेफर करेंगे, नोट्स में इस चीज़ का डिस्क्लोजर होगा ना,
रेफर कर दिया। और बेसिस बताइए क्या होंगे जी? सिग्निफिकेंट अमाउंट, हाँ मटेरियल अमाउंट है 300, शाबाश। और क्या इसमें कोई जजमेंट्स वगैरह इन्वॉल्व है? फेयर वैल्यूएशन। इसमें चूंकि कम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व है रीवैल्यूएशन की, जिसमें एक्सपर्ट को भी इंगेज करते हैं। रीवैल्यूएशन में आपको पता है ना एक्सपर्ट को इंगेज करते हैं कि नहीं? जो एसेट्स हेल्ड फॉर सेल पे जाते हैं कैरिंग अमाउंट पे जाते हैं कि रीवैल्यूड अमाउंट पे? फेयर वैल्यू पे जाते हैं ना। तो इसमें जजमेंट्स आ गए या कम्प्लेक्सिटी आ गई। अमाउंट की बेस पे भी हमने उसको बता दिया और जजमेंट्स की बेस पे भी बता दिया कम्प्लेक्स। प्रोसीजर बताइए राइट साइड पे क्या लिखेंगे? पहले कंडीशन चेक करें। कंडीशन कैसे चेक करेंगे? मीट करती है कि वाकई ने हेल्ड फॉर सेल रखा हुआ है कि नहीं रखा है, कैसे चेक करेंगे? साइट विजिट कर लेंगे और एवेल्युएट कर लेंगे कि वो अवेलेबल फॉर सेल है, कंडीशन में है कि नहीं। और कुछ बायर्स के साथ या कंपनी ने कुछ इश्तिहार दे के बायर के साथ कोई कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है कि नहीं। एक प्रोसेस। और एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स आगे। और हाँ ठीक है, डिस्क्लोजर में प्रेजेंटेशन भी आ गई है। अब अलहदा प्रोसीजर ना बनाए, ठीक है, कि हमने उसको करंट में क्लासीफाई किया है। आगे चले इससे। मिनट्स देख लेंगे। मिनट्स देख लेंगे किस चीज के लिए? ताकि हम देखें कि वाकई उन्होंने उसे हेल्ड फॉर सेल के लिए रखा है कि नहीं। हेल्ड फॉर अप्रूवल की बात करें ना, इसको डिस्पोज करने की अप्रूवल देखेंगे। ठीक है, शाबाश। और वैल्यूअर की कॉम्पिटेंस, हाँ जी। अब यहाँ पे वो स्टैंडर्ड के पॉइंट आ किसे 620 के 2 पॉइंट क्या? वैल्यूअर की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी देख लें और उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट को रीड करके देख लें अजम्पशंस रीजनेबल हैं कि नहीं। क्लियर हुई ये बात? ड्राफ्ट कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ड्राफ्टिंग? जी जी। कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस, ये कैसे यहाँ पे कैसे करेंगे? इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड, वो वाला पॉइंट ये जो एग्जांपल दी हुई है ये कैसे यहाँ पे फिट करेंगे? कौन सी एग्जांपल दे दी है मैंने? अच्छा, मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में जो बड़ी, वो इधर नहीं लिखनी। ये भाईजान क्या कह रहे हैं, मुझे समझ आ गई है। ये भाईजान ये कह रहे हैं सर वो की ऑर्डर्ड मैटर के नीचे जब हम उसको डिफाइन करते हैं और उसके बाद जब ये लिस्ट देने लगते हैं, इससे ऊपर एक लाइन लिखते हैं इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन फॉलोइंग आर अदर की ऑर्डर्ड मैटर्स डिटरमिन्ड बाय। तो वो लाइन किधर लिख, वो यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इधर मॉडिफाइड ओपिनियन की बात ही नहीं कर रहा वो। इधर सिंपल इतना लिख देंगे फॉलोइंग आर की ऑर्डर्ड मैटर्स डिटरमिन्ड बाय अस, बस। बेसिस फॉर ओपिनियन की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन की तरफ यार? कहीं पे मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है? चल, इसमें प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग की बात, वैसे जब किसी फैक्ट्री को क्लोज करते हैं उसमें प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग की बात आती है, लेकिन यहाँ पे उसने चूंकि मेंशन नहीं किया, इसलिए मेरा ख्याल है उस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। हमें सिर्फ इसी के ऊपर हेल्ड फॉर सेल के ऊपर ही की ऑर्डर्ड मैटर ड्राफ्ट करना चाहिए। क्लियर जी? डिस्क्लोजर चेक करना तकरीबन हर एक में लिख सकते हैं, बिल्कुल ये मैंने आपको बताया। तो तुम्हें लिखते कोई मसला नहीं है, लिख दे, देगा, बिल्कुल देगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा आपसे बेहतर यह है कि फिर 3 की बजाय ना कोशिश करके 4 प्रोसीजर लिख दे, टू बी ऑन सेफ साइड। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है की ऑर्डर मैटर का ही। ये जरा अलर्ट हो के अब देखिएगा। पहले कह रहे यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ जफर इकबाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। नजर नहीं आ रहा? चलें ठीक है। रिक्वायरमेंट, क्रिटिकली एनालाइज द की ऑडिट मैटर सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ये उसने हमें ऑडिट, हाँ जी बिल्कुल, क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या है? गलतियां निकालनी। यानी अब हमने सिर्फ बैठ के सीनियर पोजीशन पे हम आ गए, अब हमने ड्राफ्टिंग नहीं करनी। हाँ, पहले क्वेश्चन में उसने कंसेप्ट टेस्ट किए हमारे, दूसरे में उसने ड्राफ्टिंग करवा ली, तीसरे में उसने अब ड्राफ्टिंग किसी और की ड्राफ्टिंग में से कहा गलतियां निकालने। तो देखते हैं हम इसमें से गलतियां निकाल पाते हैं कि नहीं।
ये भाई फॉन्ट साइज देखिएगा, इतना ठीक है? चलिए, you are the audit manager of Zafar Iqbal and Company Chartered Accountants. You have asked one of the team members assigned on the audit of Brown Sugar Limited to draft the key audit matter section of the audit report for the year ended 30th June 2020. The extracts from the draft report are as follows. Extract हमें दे रहा है, अब अटेंटिव होकर पढ़ना है आपने, सारे कंसेप्ट की ऑडिट मैटर के इकट्ठे कर लें अपने दिन में। सबसे पहला की ऑडिट मैटर्स, क्या ये हेडिंग ठीक है? पक्की बात है, बिल्कुल ठीक है। की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन आवर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन आवर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड। इसमें कोई प्रॉब्लम? करंट पीरियड के होते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट ही होते हैं। These matters were addressed in the context of our audit of the financial statement as a whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. ये बात करनी चाहिए, we do not provide a separate opinion. क्यों करनी चाहिए? क्योंकि क्लियर करना चाहिए कि हम इसको प्रेजेंट करें, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसमें सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे। आपको याद है स्टैंडर्ड में भी उसने कहा था कि आपने ऐसी वर्डिंग को अवॉइड करना है जिससे ये इंप्रेशन जा रहा हो कि हम की ऑडिट मैटर्स के ऊपर सेपरेट ओपिनियन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम सेपरेट ओपिनियन प्रोवाइड नहीं कर रहे, उसने इसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए लिख दिया, वी डू नॉट प्रोवाइड सेपरेट ओपिनियन इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। इसका मतलब है एडवर्स ओपिनियन दे रहा है। We have determined the matter described below to be key audit matter to be communicated in our report. इसमें बताइए कोई प्रॉब्लम? बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन की बात उसे करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी जी। बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन की बात होनी चाहिए थी। चलिए ठीक है, इसमें दो चाबी गवर्नेंस वाली बात, मैटर्स तो उन्हीं में से उठाते हैं। सेक्शन की ड्राफ्टिंग में ये दो चाबी गवर्नेंस वाली बात नहीं लिखा। डिसीजन करने में हम उसको कंसीडर करेंगे, ड्राफ्टिंग में नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका मतलब है यहां तक हमने कोई भी उसकी गलती नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, ऐसे ही है। चलिए अब पढ़ते हैं। सबसे पहले की ऑडिट मैटर, लेफ्ट साइड पे की ऑडिट मैटर है और राइट साइड पे हाउ ऑडिट एड्रेस्ड की ऑडिट मैटर। प्रेजेंटेशन ठीक है? नहीं, क्या मतलब प्रेजेंटेशन ठीक नहीं? अच्छा, सब हेडिंग नहीं दी इसने, ठीक है। एक गलती तो होगी, सब हेडिंग नहीं दी, ठीक है। फिर इसके बाद in the course of conducting a sales tax audit for the period from January 2009 to December 2009, FBR raised certain issues with respect to the company's sales. On May 2020, the company received an order in which demand of rupees 100 million was raised. The company has filed an appeal with the appellate board and is confident that it would be decided in company's favor. रेफरेंस देने की बजाय सारा कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसे रेफर करना चाहिए, इस इंफॉर्मेशन को होना चाहिए था नोट्स में, और उसे यहाँ पे रेफरेंस देना चाहिए था। और अगर ये इंफॉर्मेशन नोट्स में नहीं है तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करें। ड्यू टू द मटीरियलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द अबव मैटर वी हैव कंसीडर्ड दिस टैक्स कंटीजेंसी एज ए की ऑडिट मैटर। ठीक है जी, जस्टिफिकेशन ठीक है। मटीरियलिटी और सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं, मटीरियलिटी अमाउंट, लेकिन वर्ड सिग्निफिकेंट की बेसिस दो होती हैं, मटीरियल और उसकी नेचर। उसने जजमेंट का जिक्र नहीं किया, इसमें एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, उसका जिक्र नहीं किया। ठीक है, मटीरियलिटी का जिक्र किया कि अमाउंट मटीरियल है, लेकिन जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको की ऑडिट मैटर बना रही है वो क्या है? जजमेंट्स, अनसर्टेनिटी, एस्टिमेट्स, उसका यहां पे जिक्र नहीं है। भी एग्री करते हैं कि नहीं?
सिर्फ वर्ड सिग्निफिकेंस है ये तो पता नहीं चल रहा ना किस बेसिस पे है, तो उसने मटीरियलिटी का बता दिया, एंड सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ व्हाट, उसका जिक्र नहीं किया। इस पे एग्री करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स में अमाउंट के साथ साथ उसे एरिया की कैरेक्टरिस्टिक का जिक्र करना चाहिए था। तो इसमें कितने एरर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए? 3। एक हेडिंग नहीं दी, नोट्स का रेफरेंस नहीं दिया, डिसीजन करने में उसने बेसिस में जजमेंट एस्टिमेट्स की बात नहीं की। क्लियर? आगे चलते हैं प्रोसीजर। आवर की ऑडिट प्रोसीजर इन दिस एरिया इंक्लूडेड अमंग्स्ट अदर वर। अच्छा, इसका मतलब यह है की ऑडिट प्रोसीजर लिख रहा है, सारे प्रोसीजर नहीं लिख रहा। यानी कह रहा है कि कुछ प्रोसीजर हमने और भी परफॉर्म किया लेकिन वो रूटीन नेचर के थे, उनका जिक्र नहीं मैं कर रहा। पहला, हमने हर प्रोसीजर को देख के डिसाइड करना ये आना चाहिए रेलिवेंट है कि नहीं इस एरिया के, और आना चाहिए कि नहीं। और ज़हन में रखिएगा यहाँ पे रेलिवेंट प्रोसीजर होने चाहिए और रेलिवेंट में भी सिग्निफिकेंट वाले होने चाहिए। पहला, वी रिव्यूड द करस्पॉन्डेंस ऑफ कंपनी विद रेलिवेंट टैक्स अथॉरिटीज एंड टैक्स एडवाइजर इंक्लूडिंग जजमेंट्स और ऑर्डर्स पास्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटीज। प्रोसीजर रेलिवेंट है, आना चाहिए। चलिए जी, आपका क्या ख्याल है, आना चाहिए ये प्रोसीजर? अच्छा। सेकंड, ये ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए। वी आल्सो ऑब्टेन्ड एंड रिव्यूड कंफर्मेशन फ्रॉम कंपनीज एक्सटर्नल टैक्स एडवाइजर फॉर द लेटेस्ट स्टेटस ऑफ द केस। टैक्स एडवाइजर को सर्कुलराइज करवाया कंपनी के, आना चाहिए प्रोसीजर, रेलिवेंट है, सिग्निफिकेंट अहम प्रोसीजर है, चलिए ये भी आना चाहिए, करेक्ट। थर्ड, वी इन्वॉल्व इंटरनल टैक्स एक्सपर्ट टू असेस एंड रिव्यू द मैनेजमेंट्स कंक्लूजन ऑन दिस मैटर। कौन सा इंटरनल? नहीं, ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक इस एरिया से। इंटरनल से मुराद इसकी क्या है? हमारे वाला इंटरनल, हमारी फर्म वाला इंटरनल। यहां पे बता रहा है कि कंपनी का एक्सटर्नल टैक्स एडवाइजर है। ये जो टैक्स एडवाइजर है ये कंपनी का एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा, फर्म का है, फर्म का है। नहीं, वो ये कह रहा है कि हमने उसकी करस्पॉन्डेंस पढ़ी जो पूरे केस की उसने एक दूसरे के साथ की थी इन लोगों ने, फिर उसके बाद एंड में जाके उससे कंफर्मेशन करवाई। ये दोनों पॉइंट डिफरेंट है। ये वो खत्तो किताबत है जो टैक्स वाला और मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ करते रहे हैं और जिसमें टैक्स अथॉरिटीज के नोटिस वगैरह भी शामिल है। ये वो डॉक्यूमेंट्री केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन की स्टडी है। ये उसका टैक्स वाले का ओपिनियन, कंपनी का जो है, ये हमारे टैक्स एक्सपर्ट वाले का ओपिनियन। आगे, वी वेरीफाइड ऑल द जर्नल एंट्रीज पोस्टेड इन द लेजर्स रिलेटेड टू लीगल एक्सपेंसेस। पक्की बात नहीं आना चाहिए। हाँ, रेलिवेंट भी नहीं लग रहा मुझे और सिग्निफिकेंट भी नहीं है इतना, ठीक है। चलिए, वो जी नहीं, ऑल द जनरल रिलेटेड टू लीगल एक्सपेंसेस, ये तो लीगल एक्सपेंसेस जनरल है, केस से रिलेटेड थोड़ी है। लेकिन हम तो इस केस को की ऑडिट मैटर बना रहे हैं ना। क्या हमारे प्रोसीजर स्पेसिफिक टू केस होने चाहिए कि जनरल टैक्स से रिलेटेड होने चाहिए? मुझे ये बता दें। हमने की ऑडिट मैटर किसी जनरल टैक्स कंटिजेंसीज को बनाया है, जनरल के तौर पे उसको की ऑडिट मैटर के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक केस को प्रेजेंट करें, तो फिर हमें ऐसे प्रोसीजर नहीं लिखने चाहिए जो जनरल। नेक्स्ट, वी ऑब्टेन्ड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट रिगार्डिंग फेवरेबल आउटकम ऑफ द मैटर, कि वो जीत जाएंगे। मैनेजमेंट का आउटकम होता है ना, असेसमेंट होती है। रेलिवेंट है वो, जाहिर है हम लिटिगेशन में भी मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं। क्या इतना सिग्निफिकेंट है कि आना चाहिए? रिटन रिप्रेजेंटेशन के बगैर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, हाँ ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे हम सारे के सारे प्रोसीजर, सारे का सारा एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, सिर्फ की। तो मेरे ख्याल में, मेरी जजमेंट ये है कि जब हमने एक्सटर्नल एक्सपर्ट का ले लिया ओपिनियन और अपने इंटरनल एक्सपर्ट का ओपिनियन ले, तो मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी चाहिए एज ऑडिट प्रोसीजर। उसे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, डिस्क्राइब नहीं करना, नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, वो कह रहा है कि जब ऊपर बता दिया है
तो नीचे इसको मेंशन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। चलिए क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, हाँ शाबाश, नहीं नहीं ठीक है, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर आएगा, बिल्कुल आएगा। और सब्सिक्वेंट स्टेटस, लेकिन वो क्या हमने यहाँ पे मेंशन करने हैं? पूछ ही नहीं रहा। हाँ जी। लास्ट, based on the procedure performed you concluded that there is no material misstatement and contingency has been adequately disclosed। ये हाँ, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये परसेप्शन ये दे रहा है कि जैसे हमने इसके ऊपर सेपरेट ओपिनियन दी है, ये लाइन इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई? किधर? इन कंपनीज से, हाँ ये तो हमने बता दिया ना उसको कि डिस्क्रिप्शन उसे अकाउंट्स में मेंशन करनी चाहिए डिटेल, यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस देना चाहिए। इस पॉइंट को हमने उधर कवर कर दिया कि ये नहीं आना चाहिए, ये भी ओमिट होनी चाहिए यहाँ से। क्लियर? तो कितने एरर्स हमने इसमें से आइडेंटिफाई कर लिए? पहला सब हेडिंग नहीं दी, दूसरा रेफरेंस नहीं दिया, तीसरा डिसीजन करते हुए सारी बेसिस नहीं डिस्कस की, रेलिवेंट बेसिस, और चौथा जनरल प्रोसीजर उसने बता दिए जो कि मोस्ट मतलब की प्रोसीजर नहीं थे। की ऑडिट मैटर में की प्रोसीजर बताते हैं। पांचवा ओपिनियन दे दिया इंडिविजुअल्स के ऊपर। जी यहाँ भी कह रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट की बता रहा है, लेकिन अगर ये कंटीजेंट एसेट भी ना हुआ, यानी कंटीजेंट एसेट की कंडीशन होती है ना कि इसको डिस्क्लोज भी नहीं करते अगर जो है ये पॉसिबल ना हो तो कंटीजेंट एसेट, लेकिन ये कंटीजेंट एसेट नहीं, कंटीजेंट लायबिलिटी का केस है। लेकिन वो कह रहा है कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि उनके फेवर में फैसला हो जाएगा। तो फेवर में फैसले का ये मतलब नहीं है कि टैक्स वाले उल्टा हमें पैसे दे देंगे। नहीं क्या, नहीं एक मिनट ठहरे, उनका पॉइंट ऑफ फंड का केस भी तो बन सकता है ना। नहीं, रिफंड का केस नहीं है भाई। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कंपनी रिसीव्ड ऑर्डर इन विच डिमांड ऑफ 100 मिलियन वाज रेज्ड, एफबीआर ने 100 मिलियन हमसे मांगा है। हम जब उल्टा केस करेंगे तो ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं आप हमें 100 मिलियन दें, हम कहेंगे कि नहीं ये 100 मिलियन नहीं बनता। तो फेवर का मतलब है हमारा आउटफ्लो नहीं होगा। ये पेंडिंग लिटिगेशन अगेंस्ट कंपनी है, टैक्स, ये बाय कंपनी नहीं है। ठीक है जी, चलिए ये थे हमारे क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए थे, एक कंसेप्ट से रिलेटेड, एक ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, एक एरर्स आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, इसमें मजीद कुछ 2-3 क्वेश्चन मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन में शामिल हैं, अब आपने उनको प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर? जी बिल्कुल, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें इसका सोल्यूशन भी होगा, सोल्यूशन भी पढ़ लीजिएगा और एग्जामिनर कमेंट्स भी खास तौर पर पढ़िएगा। ठीक है जी, ISA 701 के क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं।